नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं आज हम लोग चर्चा करेंगे जीएसटी की, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक ऐसा टैक्स जो 1 तारीख से देश में लागू हो जाएगा और ये नई टैक्स व्यवस्था जो है उसको लेकर कई सारे सेक्टर्स में बहुत सारी आशंकाएं हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है इनडायरेक्ट टैक्स क्षेत्र में। बहुत सारे क्षेत्रों में आशंकाएं ये हैं कि उन पर किस तरह का असर पड़ेगा इस नई टैक्स व्यवस्था का, खास करके जो घरेलू खर्च है उस पर क्या असर पड़ेगा, शौक की और जरूरत की जो चीजें हैं उनमें से क्या महंगी होंगी, क्या सस्ती होंगी, और इसको लागू करने में क्या किसी तरह की दुविधा आएगी, क्या जटिलताएं हैं इसकी। इस सब को लेकर कई चिंता बनी हुई है। और कुछ राज्य जैसे कि जम्मू कश्मीर तो ये कह रहे हैं, वहां पर जो विपक्ष है वो कह रहा है कि वो इससे राजी नहीं है लागू करने के लिए। उनका कहना है कि इससे जो ऑटोनॉमी है उनकी, वो जो है एक तरह से उस पर हमला है और वो छिन रही है। हमारे साथ यहाँ पर पैनलिस्ट हैं और ऑडियंस का एक हिस्सा जिनकी चिंताएं हैं इसको लेकर। और जो पैनलिस्ट हैं उनमें अरविंद प्रसाद हैं, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल फिकी के, अरुण कुमार प्रोफेसर ऑफ JNU, MK वेणु इकोनॉमिक जर्नलिस्ट, कृष्णा तीरथ फॉर्मर MOS विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लीडर BJP। हमारे साथ मोहम्मद अली खान है, फॉर्मर OSD रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एंड लीडर कांग्रेस। और हमारे साथ VSAT से जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर में अवामी इत्तेहाद पार्टी के नेता इंजीनियर राशिद, जो वहाँ पे MLA हैं। MK वेणु इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं और आपने कई लेख लिखे हैं इसके बारे में कि GST लागू होने से क्या अड़चने हैं, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। जो स्टेट और केंद्र के लिए आपने एक बात कही कि वो पूरी तरह से तैयार नहीं है इसे लॉन्च करने के लिए, तो ऐसा क्यों लगता है आपको, क्या तैयारी होनी चाहिए थी? देखिए, तैयारी तो नहीं है, ये जाहिर है, क्योंकि जो सरकारी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उससे भी ये साफ जाहिर हो रहा है कि तैयारी नहीं। क्योंकि इस वक्त 80 लाख ऐसे लोग हैं, बिजनेसेस हैं, इंडिविजुअल जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो छोटे जो व्यापारी जो अभी वैट देते हैं या एक्साइज देते हैं या सर्विस टैक्स देते हैं, इनमें से केवल अभी तक 85% ने रजिस्टर किया है। एक बड़ी बात इस टैक्स के बारे में ये कि आप इसको फिजिकली जाके किसी ऑफिस में नहीं कर सकते, इसको आपको कंप्यूटर में एंटर करना पड़ेगा, रिटर्न्स फाइल करना पड़ेगा। और जहां तक मैं देख रहा हूँ, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ जो ऑल इंडिया ट्रेडर्स के जो प्रेसिडेंट हैं वो मुझे बता रहे थे, प्रवीण खंडेलवाल, 70% कह रहे हैं कि छोटे दुकानदारों के पास कंप्यूटर नहीं है। अभी वो केवल ये सोच रहे हैं कि किस तरह इनको कंप्यूटर मुहैया कराई जाए, और सरकार से बात चल रही है कि इनको बैंक से लोन दिलाया जाए या कुछ कंप्यूटर सेंटर्स खोले जाएं। हर एक, जैसे खान मार्केट हुआ या पटना में कोई मार्केट हो, वहां पे बल्कि कह भी रहे हैं कि कई जगह कंप्यूटर सेंटर्स खुल रहे हैं, पर वो भी पर्याप्त नहीं है। इतना जो 1 करोड़, अगर आप बाद में अनुमान है कि 1.5 करोड़ लोग आके इसमें रजिस्टर करेंगे जी, तो ये भी कहा जा रहा है आपके पास इतने लोगों को रजिस्टर कराने का सुविधा होनी चाहिए। अच्छा, सरकारी अफसर वो भी तैयार नहीं है। हालांकि रेवेन्यू सेक्रेटरी का स्टेटमेंट आया कि हम तैयार हैं, मगर बिजनेसेस तैयार नहीं है। कृष्णा तीरथ जी, क्या ये वही हालत है जैसे डिमोनेटाइजेशन के समय हुआ था कि फौरन आनन फानन फैसला लागू हो गया? हालांकि इस पर तो लंबी बात चल रही थी, लेकिन तैयारी नहीं है, जैसा MK वेणु बता रहे हो। और ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बड़ी तादाद है उन लोगों की, छोटे व्यापारियों की, एक तो जो कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, तो वहां वही कतारें दिखेंगी अगर आप सेंटर्स कुछ बना भी दें जहां जाके लोग टैक्स भरेंगे। ये बात ठीक है, ये सच्चाई भी है कि अगर कोई चीज़ जो लागू हुई है उसको प्रॉपरली कैसे मैनेज करना है, उस मैनेज करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। लेकिन अब GST से कुछ लोगों का, दोनों का कहना है, प्रो भी है, अगेंस्ट भी है। प्रो वो हैं जो कहते हैं कि ठीक है GST लगेगा, वन टाइम टैक्स देना होगा। मैं बात बताऊंगी, पहले तैयारी की बात की। ये जो कंप्यूटर लिटरेसी नहीं है और कंप्यूटर सेंटर्स भी इनफ नहीं है जहां लोग जाएंगे, और छोटे व्यापारियों को अवेयरनेस नहीं है, उसकी तो तैयारी हो सकती है। देखिए, ये भारत है और इस भारत में मुझे लगता है कि जो चीज़ कमी है, कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी के माध्यम से, उस जिसके ऊपर पड़ा है वो अपना कोई ना कोई रास्ता निकाल के कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुगाड़ होगा फिर उसका भी कहीं ना कोई रास्ता निकालेगा। कैसे रास्ता निकालेंगे जब वो छोटा दुकानदार है या बिजनेसमैन है, करने की कोशिश करें। कल अरुण जेटली ने बोला कि हम 2 महीने की और मोहलत देते हैं लोगों को तैयार होने के लिए। इसका कहने का मतलब क्या है कि कह रहे जुलाई 1 से लागू होगा। इसका मतलब कॉलेज खुल रहा है मगर क्लास में जाने की जरूरत नहीं है, यही बोला जा रहा है तो लागू कर देंगे पर आपको 2 महीने का ग्रेस पीरियड है। पर व्यापारी बोल रहे हैं कि हमें 6 महीने की मोहलत दो, क्योंकि हमें
हमें पता ही नहीं किस तरह से डील करना है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें पेनल्टी ना दे, और हम पे जो एक अंदर एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज है उसमें सख्त पेनल्टीज भी है, वो भी वित्त मंत्री ने बोला कि वो पेनल्टीज को भी शायद कुछ टाइम के लिए सस्पेंड करें। ये मेरे हिसाब से ठीक बात है, क्योंकि अभी थोड़ा नेट प्रैक्टिस की जरूरत है। सीधे मतलब ग्राउंड में क्रिकेट खेलने लायक लोग हैं नहीं अभी। तो कम से कम वो प्रोफेसर अरुण कुमार, देखिए ऐसा है कि वैट को हमें समझना पड़ेगा। वैट में क्या है कि हमको अपना आउटपुट भी डिक्लेयर करना पड़ता है और सारा इनपुट भी देना पड़ता है। तो अगर जैसे मैं कि कोई मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, है ना, मैंने पेंसिल खरीदी, उस पर टैक्स दिया, वो भी उसमें आएगा। मैंने कुछ कागज खरीदा, उस पर टैक्स दिया, वो भी इनपुट में आएगा। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेस में जितने भी इनपुट हैं और जितने आउटपुट है सब आने पड़ेंगे। सब पे कितना टैक्स दिया वो सारा कंप्यूटराइज होगा, कंप्यूटर बताएगा। तो इतना आपको मतलब एक अकाउंटेंट चाहिए। छोटे व्यापारी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो कंप्यूटर लगाए, अकाउंटेंट लगाए। उसको समझ भी नहीं है कि इनपुट और आउटपुट होता क्या है। बड़े जो होते हैं बिजनेस, उनके पास तो सारा जो पैराफर्नीलिया होता है। अच्छा, उनको फायदा ये है कि उनको वन मार्केट चाहिए, क्योंकि मैं अगर मारुति हूं, मेरा जो प्रोडक्ट मतलब कहीं कच्छ से आ रहा है तो कहीं गुवाहाटी से आ रहा है, मेरा सेल कहीं बॉम्बे में हो रहा है। अब जब लोकल व्यापारी है, उसका लोकल खरीद है, लोकल ही बेच है, उसको कोई उतना फायदा नहीं है, पर उसका कॉस्ट बढ़ गया। तो इसमें जो छोटे व्यापारी और छोटे ट्रेडर्स हैं, एक तो पहले समझ नहीं है, दूसरा उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा, तीसरा अगर वो नेट में नहीं आएंगे तो कोई उनसे माल नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो इनपुट क्रेडिट आगे नहीं दे पाएंगे, तो उनका बिजनेस कम हो जाएगा। तो उसके लिए सरकार ने कोई तैयारी नहीं की कि उन छोटे व्यापारियों को वो नेट में आ सके और उनका व्यापार कह रहे हैं कि हम 20 लाख से कम पे एग्जेम्प्ट कर देंगे उनको, पर जो एग्जेम्प्ट होगा फिर वो आगे उससे कोई माल नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो फिर उसको क्रेडिट नहीं दे पाएगा। तो वो आना भी चाहेंगे छोटे व्यापारी कि उस नेट में आ जाएं, जिससे कि माल औरों को बेच पाए। तो इसलिए बहुत कंफ्यूजन है इसमें। कृष्णा तीरथ जी, फोकस जो है ये भी एक आलोचना इसकी ये हो रही है कि बड़े व्यापारियों को और जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उनको पर तो फोकस है, उनको समझाने के लिए बहुत कोशिशें की गई हैं, पर बाकी जैसे प्रोफेसर अरुण कुमार कह रहे हैं कि बाकी जो पीछे छोटे व्यापारी हैं वो छूट गए ना, उनको समझ में आ रहा है इसकी जो जटिलताएं हैं, ना कोशिश की गई ज्यादा। मैं मानती हूँ कि अरुण कुमार जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जब किसी काम को शुरू करते हैं तो उसमें कुछ तकलीफ आती है और उसके बाद छोटी मोटी चीजें, कुछ चीजें अमेंड की जाती है। तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे, अमेंडमेंट होके या धीरे धीरे लोगों को जैसा रास्ता मिलेगा वो उसको चुन लेंगे। ठीक है, यदि उसमें कोई कमी आएगी तो उस कमी को दूर करने के लिए रास्ते बनेंगे और सुधार होगा। विपक्ष को मुश्किल से मोदी जी ने मनाया, बल्कि मोदी सरकार की एक बड़ी कामयाबी है, बिग अचीवमेंट के उन्होंने कंसेंसस बनाया और ये लागू हो पा रहा है। इस पर काम पहले की सरकारों ने किया, लागू अब होगा। आप लोग अब संतुष्ट हैं? जितनी प्रॉब्लम्स थी वो तो दूर कर ली गई हैं, 4 बड़े बदलाव इसमें जो किए गए, या कुछ कमी इसमें लगती है? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें लगता है कि जो सरकार अभी इसका क्रियान्वयन कर रही है और इस बात पर अड़ी भी है कि 1 जुलाई से ही इसका क्रियान्वयन होगा, ये इसके पीछे हमें आर्थिक मजबूरी नहीं दिखती, हमें राजनीतिक मजबूरी दिखती है। और मैं आपको बताता हूँ क्यों। यहाँ पे आपके पैनल पे बहुत वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं। इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जुलाई में नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पर ये नहीं लगता कि जब का भी वो डेट देंगे तब होगा कि जल्दी अब 2 महीने और टाइम बढ़ाया जाए। जैसे आपके बाकी पैनलिस्ट ने बताया, अभी हमें एक बात तो साफ उभर के आ रही, कृष्णा तीरथ जी की बातों से भी लग रहा है कि एक बात तो साफ है कि तैयारी पूरी प्रकार से नहीं हुई है। कुछ आंकड़े सामने आते हैं, जेटली साहब कहते हैं नहीं 80% लोग जो इसके दायरे में आएंगे वो सब आके एनरोल हो चुके हैं। क्या पॉलिटिकल राजनीतिक कंपल्शन इस वक्त क्या है? मैं बताता हूं आपको, 4 देशों की मिसाल लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, जिन्होंने इसका क्रियान्वयन किया। जब भी जहां पे भी जीएसटी लागू हुआ है, अगले 2-3 साल इकोनॉमिक डेवस्टेशन हुआ है एक तरीके से, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट्स स्पाइक अप करते हैं। ये ऐसे नहीं कि सिर्फ 1-2 देशों में हुआ, जितने देशों ने जीएसटी इंप्लीमेंट किया उन सब में वो स्पाइक अप किया। जब ये होता है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन देशों में, ये इतिहास है, ये तथ्यों पर आधारित बात है, वो सब पावर उन्हें छोड़ना पड़ी क्योंकि लोगों की नाराजगी थी। हाँ, हार गई थी, चुनाव हार गई थी, वो चुनावों में लोगों ने उन्हें हरवाया। सरकार जानती है ये बात, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये राजनीतिक मजबूरी है, आर्थिक मजबूरी नहीं। ये चाहते हैं कि गुस्सा होगा 2018 तक, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ पर क्या असर पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अरविंद प्रसाद, आप फिकी से हैं, इंडस्ट्री जो है वो तैयार है इसके लिए, उसको क्या लगता है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी तैयारी गवर्नमेंट साइड की होनी है। जीएसटी नेटवर्क, छोटे व्यापारी जैसे बौखलाए हुए हैं, वैसे इंडस्ट्री को तो कोई ज्यादा, इसमें मेन पॉइंट है कि इसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी दिन पूरी तैयारी हो जाएगी। हाँ, ये तो इतना बड़ा परिवर्तन है कि बहुत सारी चीजें जैसे जैसे लागू किए जाएंगे तभी अनुभव होगा। तो इसकी सबसे बड़ी तैयारी यह होगी कि आप जैसी जरूरत हो वैसे परिवर्तन करने के लिए तैयार रहें। जैसे कि आज इन्होंने किया है कि भाई अगर
जरूरत होगी 2 महीने बाद से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इसमें इतने लोग इससे संबंधित हैं, इतना बड़ा नेटवर्क जुड़ा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट जुड़ा हुआ है, इतनी इंडस्ट्री 80 लाख वेणु जी ने बताया लोग जुड़े हुए हैं जो टैक्स पे ही होंगे, सभी को रिटर्न फाइल करना है। प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स आएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट आएंगे। सबसे बड़ा फायदा क्या देखते हैं आप? नहीं, इससे बड़ा फायदा तो जीएसटी का फायदा है, जो जीएसटी का ही फायदा पिछले 10 साल से हम लोग डिलीवरी सब ये स्टडी शो किया है कि इससे 2% जीडीपी पे फर्क पड़ेगा। और इसका मूल कारण यह है कि अभी जो टैक्स स्ट्रक्चर है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, स्टेट का है, सेंटर का है, एक्साइज है, फिर वैट है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, तो सबका एक टैक्स हो जाएगा। तो पहले तो अपेक्षा यह है कि पूरे देश का एक नेटवर्क होगा। जो आज जो न्यूज में आया था, कुछ डिस्टर्बिंग आया है कि वो ई बिल पे सहमति नहीं हो पाई है, तो कुछ दिनों तक स्टेट के रूल लागू होंगे, तो इसका जो मेन फायदा होगा उसको कुछ हद तक वो नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा ये कि जब हम एक्सपोर्ट करते थे तो जो हम टैक्स देते थे स्टेट को, वैट को, उसका हम क्रेडिट नहीं ले पाते थे पहले। अब जब जीएसटी हो जाएगा तो उसका हम क्रेडिट ले पाएंगे, तो ये और नेशनल मार्केट हो जाएगा। तो अगर सही तरीके से लागू किया जाए तो निश्चित रूप से शुरू के जो प्रॉब्लम है वो तो होंगे ही, सभी को होंगे, लेकिन 4 महीने 5 महीने जो स्टेबलाइज हो जाएगा, कंप्यूटराइज एंट्री करनी पड़ेगी, आपको कोई मैनुअल डेटा दाखिल नहीं करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से बिजनेस इंडस्ट्री को फायदा होगा, इकोनॉमी को भी। रेट की बात है, कई उसके फायदे भी हैं, ये तमाम चीजें, जीडीपी भी कह रहे हैं कि इसका असर पड़ेगा, पर अभी जैसे आपने कहा और कई इतिहास में और दूसरे देशों की मिसालें हैं कि असर उल्टा पड़ा है, सरकारें चुनाव हार भी गई हैं और इससे महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन पर काबू नहीं किया गया, ग्रोथ रेट पे भी एडवर्स इफेक्ट पड़ा है। ये कैसे होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि रघुवा जी, एक इस टैक्स के पीछे एक फिलॉसफी है। उस फिलॉसफी से सभी सहमत हैं कि ये सिंप्लीफाई करने के लिए है, मगर किस तरह आप इसको डिजाइन करते हो और इसको इम्प्लीमेंट करते हो, उस पर भी मेरे हिसाब से 50% उस पर निर्भर है कि इसका आउटकम क्या होगा। अभी आप एक्सपर्ट से पूछिए, सब ये बोल रहे हैं कि जिस तरह ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, जितने रेट्स शुरू में बोले थे कि सिर्फ 3 रेट होंगे, 0, 5 या 14 या 18, अभी 12 भी है, 5 भी है, 18 भी है, 28 भी है। पहले बोल रहे थे इन्हीं के जेटली साहब के जो एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम बोल रहे थे कि 28 से बहुत कम आइटम होंगे, ना के बराबर है। ना के बराबर बोलते बोलते 20% आइटम 28 पे आ गया है। उस पे भी इंडस्ट्री चिल्ला रही है, कंप्लेन कर रही है। तो जिस तरह इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसके जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, इसका जो ये पुख्ता जीएसटी नहीं है जिस तरह ओरिजिनली इमेजिन किया गया था। तो कुल मिला के इसका कुल मिला के इसका इन्फ्लेशन पे उल्टा असर भी पड़ सकता है, महंगाई बढ़ेगी, बढ़ सकती है। क्योंकि क्या कहाँ पे देख रहे हैं आप, किस क्षेत्र में? मैं बताता हूं आपको महंगाई कहाँ बढ़ेगी। सर्विसेज जो है बिल्कुल नए सिरे से, सब में सर्विसेज इससे पहले 14% पे था, अभी सब 18 या 28 पे है। अब एकदम से सारी जो सर्विस, छोटे मोटे सर्विस हम आम लोग यूज करते हैं, चाहे वो ट्रैवल सर्विस हो, ऑनलाइन सर्विसेज, ये खरीदारी वो खरीदारी, जो और भी कई किस्म की सर्विसेज, वो उनकी जो वो बढ़ेगी। और हालांकि हेल्थ और एजुकेशन को बाहर रखा हुआ है जी, वहां इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ट्रैवल सेक्टर में भी बढ़ेगी कीमतें, एयरलाइंस की, इकोनॉमी और बिजनेस में भी काफी कह रहे हैं कि टैक्स का गैप बढ़ेगा बहुत ज्यादा। स्मॉल कार्स में टैक्स ज्यादा है। ये मैंने अभी तक किसी को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये आकलन करते हुए नहीं देखा। हालांकि रेवेन्यू सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि 2% इन्फ्लेशन कम होगा, साथ साथ वो ये भी बोल रहे हैं कि अगले 6 महीने हम किसी बिजनेस को दाम बढ़ाने नहीं देंगे। इसका मतलब आपको डर भी है कि बढ़ेगा कि कम होगा। तो वो कैसे मैनेज करेंगे? शुरू में तो राज्यों को सरकार हेल्प भी करेगी, उनको जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करेगी 100%, फिर वो आगे चल के 75% और ऐसे करके अगले 3 साल तक उनको भरपाई, तो वो स्टेट्स को भरपाई भी करेंगे। जी, इसको समझने के लिए कि क्यों इन्फ्लेशन तेज होगा, ये समझना पड़ेगा कि एक जो टैक्स का रेट का निर्धारण होता है उसको कहते हैं रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। मतलब कि जितना आज के टैक्स में रेवेन्यू मिल रहा है सारे इनडायरेक्ट टैक्स में, वो आपको नए टैक्स स्ट्रक्चर में भी मिलेगा। और उसी के चलते हुए ये रेट्स फिक्स किए गए, 0, 5, 12, 18 और 28 और सेस मिला के 43 तक ये रेट फिक्स किया गया है। तो यहाँ पे कई चीजें हैं जिनका रेट टैक्स का बढ़ जा रहा है, और जहां पे टैक्स का रेट बढ़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स है तो वो उनके दाम बढ़ जाएंगे, सीधी सी बात है। दूसरी बात यह कि जैसे कि विनू ने कहा कि सर्विसेज पे टैक्स बढ़ रहा है, पहले 12 होता था, फिर 14 हुआ, 15% था, 15 से अब कई चीजों पे 18 होगा और कई पे और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब सर्विसेज का जो मेजर है वो हमारे होलसेल प्राइस इंडेक्स में आते ही नहीं। सर्विस का दाम अगर बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता है।
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में उनका वेट सिर्फ 18% है, जबकि जो हमारे सर्विसेज का प्रोडक्शन 50% है। तो सरकार तो कहेगी कि दाम नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जनता कहेगी दाम बढ़ गया है, क्योंकि जनता के तो वो टैक्स रेट जब बढ़ेगा तो सर्विसेज का, अगर हम आसानी में समझे तो जनता को अपनी जेब से पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे किन क्षेत्रों में? अब मैंने जैसे मुझे समझ में आया कि एयरलाइंस के टिकट्स में भी दाम महंगे हो जाएंगे, गाड़ियों में भी महंगे हो जाएंगे, बहुत सारे प्रोफेशनल सर्विसेज जो हैं आपके, बैंकिंग है, बाकी जगह है, इंश्योरेंस प्रीमियम्स भी महंगे हो जाएंगे, उस पे टैक्स ज्यादा होगा। जहां ये सर्विसेज के टैक्स 104 चीजों पे लगते हैं, तो जहां जहां वो टैक्स बढ़ेगा वो सारी जगह आपके कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये जो कॉस्ट बढ़ेगा उससे आपके जो दाम बढ़ेंगे। और दूसरी चीज ये है कि जो कह रहे हैं प्रोडक्शन बढ़ेगा, अगर छोटा जो उद्योग है उस पर धक्का लगता है तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट 93% है, अगर उसको धक्का लगेगा तो 93% अगर एम्प्लॉयमेंट कम हुआ तो आउटपुट भी गिरेगा। तो ये कोई कह नहीं सकते जरूरी है कि आउटपुट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, छोटे जो सर्विस प्रोवाइडर है जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज जो आपको दे रहा है, लोन सर्विस, ब्रोकरेज सर्विसेज, अगर ये हिंदुस्तान में सारे 29 स्टेटों में अगर उनका प्रेजेंस है तो एक एक स्टेट में 49 रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी, पूरे 2000 रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी साल की, तो उसके भी कॉस्ट बढ़ेगा उनका। जो छोटे लोग कितना रिटर्न फाइल, बड़ा झंझट नहीं है ये, इतने सारे टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी। अगर जीएसटी कहने से कुछ मतलब नहीं है, मतलब है कि उसका स्वरूप क्या है, स्वरूप उसी से फायदा। तो जो वेणु जी कह रहे हैं वो बात सही है कि शुरुआत में जो परिकल्पना की गई थी, क्योंकि इतने स्टेक होल्डर्स हैं, सभी राज्य सरकार को भी इसमें साथ लाने हैं, रेवेन्यू न्यूट्रल भी रखने हैं, क्योंकि हम सरकार के पैसे कम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर पैसे कम हो जाएंगे तो सरकार के जो एक्टिविटीज है वो कम हो जाएंगे। तो इसलिए कई चीजें ऐसी लानी पड़ी जो आइडियल नहीं था। लेकिन नहीं जीएसटी होने के कारण, अगर जीएसटी थोड़ा सा आइडियल ना भी हो, लागू हो, तो वो बेटर है। तो जहां तक रिटर्न की बात है, अगर आइडियल ना भी हो तो भी आपके हिसाब से जरूरी है कि लागू किया जाए। अब बहुत सारी चीजों पर एग्जेम्पशन भी है, जीएसटी नहीं लागू किया जाएगा। उसमें जब बात शुरू में हुई थी तो भी हल्ला उठा था कि कई ऐसी चीजें हैं, जैसे हेल्थ को तो आपने उससे बाहर रखा, पर औरतों के लिए सिंदूर और बिंदी और चूड़ी इसको तो आपने मुक्त कर दिया, पर सैनिटरी नैपकिन जैसी चीजों पर टैक्स लगाया। इसको लेकर बहुत सारे आपत्ति भी उठी थी, क्या वो एसेंशियल कमोडिटी नहीं, किस तरह से ये एसेंशियल नॉन एसेंशियल में बांट दिया सरकार ने? ये बात ठीक है, मैं भी इसके फेवर में नहीं हूँ कि सैनिटरी नैपकिन पे जीएसटी लगे, लागू हो, क्योंकि इसको हम हेल्थ से जोड़ के रखते हैं। सही मायने में तो हेल्थ से जोड़ते हैं हम, कि जहाँ से विलेजेस में है, जहाँ हमें पता था, बीइंग मिनिस्टर, जब मैं लास्ट टाइम मिनिस्टर थी तो उस समय मैंने देखा कि विलेजेस में लोग बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से कपड़ा यूज़ करना, ये करना, इसीलिए सैनिटरी नैपकिन दिए गए और कुछ एनजीओज़ को हमने दिए गए। तो जो हैंडमेड सैनिटरी नैपकिन्स है उस पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कंपनी के भी मेरे ख्याल से इसका टैक्स जीएसटी का नहीं होना चाहिए, तभी हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। मिडिल क्लास में भी, हाई क्लास में भी, विलेजेस में भी किसी सुधार की गुंजाइश अभी भी बिल्कुल जरूरत है। जब जैसे डिमांड बढ़ेगी उसमें सुधार होगा, इसमें करना पड़े, बहुत सारे अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे। एक तरह से ट्रायल एंड एरर जैसी बात है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं एक ब्रेक लूंगी। हाँ, मैं जल्दी से अरुण साहब की बात में कुछ जोड़ना चाह रहा था। आपने सवाल पूछा क्या क्या महंगा होगा जो हम आमतौर की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। आज सुबह हमने समझने के लिए कि आम आदमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, लिस्ट बनाई बाकायदा बैठ के। आप लोग सेल फोन इस्तेमाल करते हैं, एयरटेल, वोडाफोन, उसका दाम बढ़ेगा। आपके घर में टाटा स्काई लगा है, उसका दाम बढ़ेगा। अगर आप होटल लेते हैं जिसका 1000 रुपए से अधिक दाम है, उसका दाम बढ़ेगा। आप ट्रेन से सफर करते हैं, अगर एसी कंपार्टमेंट में जाएंगे, एसी 2 टियर या उससे अबव, उसका दाम बढ़ेगा। चेयर कार जिसमें एसी लगा है उसका दाम बढ़ेगा। सिर्फ स्लीपर का दाम नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ स्लीपर जिसमें नॉन एसी स्लीपर्स का दाम नहीं बढ़ेगा। तो ये जो कहते हैं कि महंगाई नहीं होगी, जैसे रेणु साहब ने बड़ी सही बात की, ये घबराहट दिखाते हैं कि जब ये कहते हैं कि हम 6 महीने रोक लगा देंगे दाम बढ़ाने से, ये जानते हैं दाम बढ़ेंगे और आम आदमी सबसे ज्यादा कमर टूटेगी आम आदमी की। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, बट ब्रेक के बाद मैं बोलूंगा, क्योंकि सर ने जो बात कही तैयारी के बारे में, इनके खुद के नेता, इनके खुद के समर्थक कह रहे हैं कि अभी इनकी सरकार तैयार नहीं है। और बहुत सारे छोटे जो व्यापारी हैं वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और सड़कों पर हैं, क्योंकि उसकी जो जटिलता है उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे होगा और उनको क्या क्या दिक्कत आएगी। एक ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे। यहाँ पर जो ऑडियंस है उनमें से कई सारे लोग अलग अलग सेक्टर से जुड़े हैं, कुछ व्यापारी भी हैं, उनसे भी सवाल लेंगे इस ब्रेक के बाद।